क्लास आज तो केमिस्ट्री वाले सर का होगा ना? यस। उनका मोबाइल तो लेते नहीं सर। अब स्कूल से वाईफाई मिलता तब भी नहीं मिलता। ठीक है, मिलता है। हम सबके मोबाइल पे ना वाईफाई कनेक्टेड। सिर्फ मेरा ही नहीं है, मेरा ही प्लेस नहीं करता। वो खराब शेयर नहीं करता। So S and D are the points on the sides PR and QR. चलिए PR पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं S और इसके बाद में जो है और QR पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, that is T. चलिए ले लिया T. Such that angle P, where is angle P? That is angle P is equals to angle RTS. Join कर देते हैं. Clear? So what is given to you? Triangle PQR and angle P is equals to angle RTS. Is that clear? Now what we have to find out now? To prove क्या है? That is triangle RPQ. मैसेज पढ़ते रहना. RTS दिख रहा है सभी को? ऑनलाइन छात्र छात्राओं दिख रहा है? ओके. हाँ यही तो दिया हुआ जी गुरुजी, धन्यवाद. वीडियो इज नॉट क्लियर. राजश्री आप अपने वीडियो को ले जाइए, थोड़ा सा नहलाइए धुलाइए, तो वो अब थोड़ा सा क्लियर होता है. ना कुछ हो तो हार्पिक डाल के साफ कर एकदम क्लीन. हाँ राइट कैंसिंग ऑलवेज मोबाइल. चलिए जिनके में क्लियर आ रहा है वो यहाँ पे कंसंट्रेट कर ले, जिनके में क्लियर नहीं आ रहा है ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसको आप देख लीजिए. ठीक है ना? वैसे भी 15 के बाद वीडियो से पढ़ना है. ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी आफ्टर दिवाली. सो आप लोगों को जरूर पढ़ना है. अटेंडेंस स्कूल में आकर आई डोंट नो. टिफा को अटेंडेंस लिंक दे दिया जाए. ओके लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टार्ट किया जाए कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट RPQ. अब देख लीजिए सबसे पहले तो सारे ट्रायंगल्स RPQ. सो वी आर हैविंग RPQ एंड ट्रायंगल RTS. ठीक है, अब इन दोनों ही ट्रायंगल में सबसे इजी क्वेश्चन हो गया ये. ठीक है, तो शिवानी आ नहीं रही इसलिए हम भी प्रूव कर देते हैं. इन ट्रायंगल RPQ and triangle RTS, so we can see here angle R is equals to angle R, that is common to both of them. Okay, and angle RTS is यहाँ पे दिए हुए angle P is equals to angle RTS, that is given. Therefore triangle RPQ is similar to triangle RTS by AA. Correct. Is that clear? तो सबसे इजी क्वेश्चन था. ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम में नहीं देंगे. Now see the question number 6. किसी को कोई प्रॉब्लम हुई ना समझ में आया प्लीज आप बोल सकते हैं. Okay. Now see the question number 6. In figure 6.37, सब लोग अपने फिगर में देखें. Figure 6.37. Okay. कब है एग्जाम? 27th of November. आपका प्री बोर्ड स्टार्ट होगा. क्या मजाक कर रहे हैं? आज सब लोग जाइएगा, मिरिंडा की बोतल खरीदिएगा, जोर का झटका धीरे से लगे. In triangle ABE, we can see here figure 6.37. ये प्रियांशु सिंह परिहार है. Triangle AB is congruent to triangle ACD. आप देख सकते हैं. It is given to you now this time.
चलिए डायग्राम चेंज करते हैं। मजा तो आएगा नेक्स्ट यस सर, वो मुझे थोड़ा सा इसके बाद मैंने ध्यान नहीं था। ओके, कॉन्ग्रेट ये Now what is given to you now in this question? Triangle ABE. आप सर्च कर लीजिए where is triangle ABE. ABE is congruent to triangle that is ACD. Now what we have to show now to prove है हमारे लिए triangle ADE. तो देख लीजिए triangle ADE कहाँ पे है? Is similar to triangle that is ABC. Okay? Yes, Prakriti, how? अक्षर श्रीवास्तव ने क्या क्वेश्चन क्या है भाई लोगों का? अब ऑब्वियसली अब जो है आपका प्रीबोर्ड वो मे भी ऑफलाइन ही होगा, आप लोगों को तो स्कूल आना ही पड़ेगा। इसीलिए बोला हूँ कल धनतेरस है, सब लोग साइकिल खरीद ले। मेरी एक साइकिल की दुकान है, आप वहां जाइए, कंप्यूटर का नाम बताइएगा, पर साइकिल पे मेरे अकाउंट में 500 रुपए आ जाएगा, तो मैं स्कूटी खरीदूंगा। तो सर एक और नई स्कूटी खरीदूंगा, पुरानी होगी नहीं खरीदेंगे, है कि नहीं? दुकान का नाम बता दीजिए। हाँ, दुकान का नाम 200 स्टूडेंट से इनटू 500 करो तो जरा कितना होता है, कैलकुलेशन करना है। Now see here what is given to us. Triangle ABE is congruent to triangle ACD. Okay? So इसमें आपका one is that is angle A is common. आपका एक that is angle A यहाँ पे common हो चुका है, equally है. Along with that we are having AD is equals to AE. Along with that आपके पास क्या हो जाएगा, that is AC is equals to AB. यानी आप देखते रहिए कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है तो क्या क्या चीजें हमारे पास है, पहले हम इसको एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD अगर हमें दिया है तो हमारे पास क्या क्या है, दैट इज AB is equals to AC. यानी वी कैन यूज एनीवेयर AB is equals to AC हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ along with that we are having here AE is equals to that is AD है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, that is B is equals to CD है, that is CD है, ठीक है। हालांकि हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। We need, अगर हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, that is ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC, तो हमें सिर्फ दो एंगल्स की रिक्वायरमेंट, that is only we need only two angles। रेशियो भी मिल रहा है साइड का और एक एंगल। बहुत सारी चीजें हैं, हम ऑप्शन है हमारे पास, वी कैन यूज साइड 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 का इस्तेमाल कर सकते हैं, एस एस एस, पर यहाँ पे हमारे पास एस एस का बॉन्ड आ नहीं रहा है, एस ए एस डू का क्या ना, इसी को यहाँ खड़ा कर देते हैं। कम एक्सप्लेन, कम एंड एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ यहाँ पे एक्सप्लेन, लेट्स सी। और प्रियांशु भट्टाचार्य
हाँ कंटिन्यू कर। हाँ इक्वल है और क्या। हाँ लिख लेंगे दोस्त, लिख लेंगे दोस्त। तो आप नहीं ऐसा नहीं सेट है। ओके चलिए हो गया, सर ने प्रूव कर दिया है। सोहम सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्लीज टेक योर सीट। चलिए सोहम सर की इच्छा थी तो मैंने कहा आप सॉल्व कर लीजिए, वरना वो बार बार हम लोग को डिस्टर्ब करते रहेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सोहम सर ने अपना एक्सप्लेनेशन लिख दिया हुआ है, उन्होंने ऐसे एस का इस्तेमाल कर लिया है। हम लोग चाहे तो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अखंड सर को एंगल 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 बहुत अच्छा लगता है, आई रियली लव इट। चलिए अब देखिए यहाँ पे शुभम सर ने क्या किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास AB AC और AE AD है। अगर हम इसका इस्तेमाल करें, ठीक है, अगर हम इसका इस्तेमाल करें दैट इज AD अपॉन AB ले लें, जैसे उन्होंने दिया AD अपॉन AB, ठीक है, और AE अपॉन AC, क्योंकि AD AE के इक्वल है और AB AC के इक्वल है, तो इसलिए इनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इज दैट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आया ये बात कि आपका जो है AD AE के इक्वल है और AB जो AC के इक्वल है। कहां से हमें मिला था, दैट इज फ्रॉम द CPCT। आपने यूज किया हुआ था these two triangles are congruent, that we are having all these things कि हमारे पास ये तीनों साइड जो है वो इक्वल होंगे, हम इनका इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। सो सिंस AD अपॉन AB इक्वल्स टू A अपॉन AC, ये भी हम लोग कर सकते थे, या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं सिंस AD अपॉन AB इक्वल्स टू A अपॉन AC, so D is parallel to BC by converse of BPT theorem, तो obviously angle D is equals to angle B हो जाएगा। यस अंशिका ने वही चीज कही, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा सर, तो कोई बात नहीं है, आप इन दोनों रेशियोज को इक्वल करके D को पैरेलल कर दीजिए by using converse of BPT, then you can take angle B is equals to angle D and angle E is equals to angle C, and already we are having angle A common, these two triangles are similar। क्लियर, तो ये भी कर सकते थे, और बाकी ये तो था ही कॉन्सेप्ट हमारे पास कि these two ratios are equal and already we are having this angle A common to both of them, so we can say that these two triangles are similar by SAS similarity। is that clear, any problem to anyone, क्लास में सभी को समझ में आया। मिस प्रिया तिवारी इसी दुनिया में है, मुझे तो नहीं लग रहा, मैं शायरी बोलने के मूड में नहीं हूँ, वरना हम भी बोल सकते थे ना, खोए हुए थे हम किसी के ख्यालों में, है ना। पता चला कि वो तो सिमिलर ट्राइंगल्स था, है ना। ऐसे बोल सकती है ना कि खोए हुए थे हम किसी के ख्यालों में, जब जाके तो पता चला वो सिमिलर ट्राइंगल्स था। चलिए कोई बात, टॉपिक समझ में नहीं आया, टॉपिक बदलते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो आपके कैमरे की स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, है कि नहीं। केबीसी भी खेल लेते हैं। आंचल बोल रही थी सब बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, पढ़ाते कम, कॉमेडी ज्यादा करते हैं। कोई बात सही है। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ सर का स्टाइल ही। In figure 6.38, so now you can see figure 6.38, देखिए सब लोग। हमारे गुरु जी ने सिखाया वक्त बहुत कम है, तो जब तक है हंसकर जियो, बाद में सबको रोने का मौका देना। है कि नहीं, जब तक
हैं तब तक सबको हंसा लेते, बाद में तो सब लोग बैठकर रोएंगे, वो मेरे अकल सर चले गए, कोई बात नहीं है ना, दिखाने के लिए रोएंगे 2 मिनट के लिए। चलिए ये डायग्राम था ना। Now what is given to you here? In triangle ABC, AD is perpendicular to BC and C is perpendicular to AB. Now these two things are given to you. Now what we have to prove now? Prove करने के लिए इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं, सबको मौका मिलेगा। तो ट्राइंगल AEP सब लोग ढूंढते रहिए, ट्राइंगल CDE, ट्राइंगल ABD similar to triangle CBE, triangle AEC is similar to triangle ADB, and the fourth part is your triangle PDC is similar to triangle CE. चलिए, सो अब क्वेश्चन हम सबके सामने आपके है ना डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ऑप्शंस सारे आपके सामने मौजूद हैं, गिवन भी दिया हुआ है, प्रूफ भी दिया हुआ है। सब लोग अपने अपने हॉट सीट पे बैठिए और प्रूफ करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। Triangle ABC, AD is perpendicular to BC and that is C is perpendicular to AB. Now we have to prove the first one, that is triangle AEP. So let's find out where is AEP. AEP छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को, ट्राइंगल AEP, साथ में हमें क्या दिख रहा है, that is CDP. Now we have to prove these two triangles similar. Very easy, ठीक है ना, very easy। अगर मैं पूछूंगी साचल how we are going to prove these two triangles similar, कैसे करेंगे जी सियानी जी, कैसे करेंगे दोनों ट्राइंगल को सिमिलर? प्लीज कीप योर माउथ क्लोज। जस्ट वेट, मौका मिलेगा सबको बोलने के लिए, ठीक है ना। जो वक्त आने पे बोलते हैं ना वही सही काम करते हैं। यस बाय ए, यस वेदांत शुक्ला ने बोला, चलिए ठीक है। आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP जो है आपका, इसमें एक एंगल तो आपको क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सो दीस टू एंगल्स आर इक्वल बिकॉज़ दीस आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ एंगल E is equals to angle D because these are the each 90 degree. Okay, so we can prove now here. तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। So in triangle AEP and triangle that is CDP, angle लिख सकते हैं ना, एंगल P is equals to एंगल P वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप एग्जाम में एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप P लिखना चाहेंगे तो सब कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बीच इज एंगल P। So we have to write here the complete name, that is angle APE, and here we have to write angle that is CPD. That is these two are the vertically opposite angle. Okay, and also angle that is AEP is equals to angle CDP, that is each 90 degree. Therefore triangle AEP is similar to triangle CDP. मेंटेन कर दीजिएगा, है ना, AEPCD by A फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? चलिए ये पार्ट तो हो गया।
सेकंड पार्ट की ओर आते हैं, दैट इज ट्राइंगल ABD. So let's find out where is the triangle ABD. ABD and triangle CBE. So where is triangle CBE? Triangle CBE. Okay, so we can see AB ABD और that is CEB. तो एंगल B दोनों में आ रहा है, ठीक है. एंगल B is common to both of them, ठीक है. यस, अंशिका ने जवाब दे दिया. एंड एंगल D is equals to एंगल E. Therefore these two triangles are congruent by again AA cornering. So आप लिख सकते हैं अगेन हमने इसमें कौन से एंगल यूज किए हुए. So we can write in triangle that is ABD, okay, and triangle that is CBE, that is angle B is equals to angle B common, okay, and angle E is equals to angle D. अच्छा, एंगल D का है ना. एंगल D is equals to angle E, each 90 degree. Therefore triangle ABD is similar to triangle CBE by again AA corner. Is that clear? चलिए अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं. Okay, so now in third part again find out the triangles AEP and ADP. ठीक है, AEP and ADB. ठीक है, अब चलिए यहाँ पर वन इज योर एंगल A is common. एंगल AP में एंगल A is common and angle E is 90 degree. Same in angle ADB. अब क्या, एंगल A is common and angle D is equals to angle E, each 90 degree. So again, ठीक है, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है. चलिए, यानी हम लोग ये पार्ट. अब बचा आपका कौन सा, दैट इज फोर्थ पार्ट PDC. So PDC and BEC. Where is BEC? BEC. Again आप देख सकते हैं एंगल C is common and angle D is equals to angle E, each 90 degree. Again these two triangles are similar by AA similar. समझ आ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन छात्र छात्राओं, आप लोगों को समझ में आया? टुमारो इज द लास्ट डे अखंड सर से मिलने का. उसके बाद तो कल भी मिलेंगे. कल छुट्टी होनी चाहिए. हम तो 1 बजे तक कल नहीं मिलेंगे. हाँ कल, क्योंकि कल स्कूल खुलेगा तो सर ऑनलाइन क्लास मिलेंगे, उसके बाद तो ऑनलाइन क्लासेस बंद रहेंगी, फिर सर नहीं मिलेंगे. हाँ यस, मोस्टली वी आर यूजिंग, यस नितिन कह सकते हैं कि AA बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब आपका जो है टूल है फॉर सिमिलरिटी. हाँ, श्रेयांश मिश्रा का पूछना है सर व्हाट इज द सिलेबस फॉर प्री बोर्ड. आपको पता ना जी, प्री बोर्ड का सिलेबस होता है फुल बुक. यस सर. इसमें सिलेबस पूछा नहीं जाता है, इसमें प्रिपेयर किया जाता है. अच्छी बात है, स्कूल से छुट्टी. अंशिका यादव, छुट्टी नहीं होगी, स्कूल कंपलसरी हो जाएगा, है ना. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर यस, क्वेश्चन नंबर 8. अभी मजा आता है ना लास्ट की ड्रेस से, जब एरिया पढ़ेंगे और पाइथागोरस पढ़ेंगे ना. आएगा सब आएगा सर. सब आएगा. प्री बोर्ड में कुछ छूटेगा नहीं बच्चों. बोर्ड में जो छूटना है छूट जाए, प्री बोर्ड में कुछ नहीं छूटेगा. अखंड सर ने इतनी बड़ी बुक क्यों मंगवाई? बुक दे दी है एनसीईआरटी वालों ने, तो अखंड सर पढ़ाएंगे और प्री बोर्ड में आएगा. कुछ भी कटिंग वटिंग नहीं होगा, पहले से बता दे. अखंड सर को कटिंग वटिंग अच्छी नहीं. यस. क्वेश्चन नंबर 8.
E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. चलिए पहले तो एक डायग्राम बनाएं, सदमे में आ गए सर। रिड्यूस्ड सिलेबस भी आएगा सर। रिड्यूस का है ये। हाँ ये सब पूरा चला गया सर। इसे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। रीडिंग बढ़ा दी, मजा आ गया सर इस साइड पर। अंशिका यादव बस करिए सर। पागली तुम तो 3-3 4-4 टीचर से पढ़कर बैठ गई हो, बस करिए सर। बाकी बच्चों का क्या होगा? उनके लिए तो प्लेस एक ही है ना, इकलौते अखंड सर। कोई तो ध्यान रखेगा उनका। मुझे उन बच्चों को पढ़ा लेने दीजिए जो टाइम पास करना अच्छा लगता है। सो E is the point on the side AD produced. So AD को हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे। एडी बढ़ेगा आगे, AD बढ़ेगा आगे क्योंकि AD पीता है अमूल दूध। अमूल दूध पीता है इंडिया। बढ़ेगा इंडिया जब अमूल दूध पिएगा इंडिया, है ना? ये नाम है। ये अच्छा टैग बना के मैं एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ ना। बढ़ेगा इंडिया जब अमूल दूध पिएगा इंडिया, है ना? चलिए ठीक है। ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। चलिए इंटरसेक्ट करा दीजिए। क्या डायग्राम, वाह क्या है? मजेदार, दिल खुश हो गया। दिल गार्डन गार्डन। Maybe is that clear? सभी को डायग्राम समझ में आया? So we are having a parallelogram ABCD और हमने साइड AD को प्रोड्यूस किया, ठीक है ना? Such that till E and we have joined that B, ठीक है? और B intersects the side CD at F. Okay, that is given to you now. So that अब आपको क्या प्रूव करना है? Triangle ABE is similar to triangle CFB. ये लो। Okay, तो चलिए देखते हैं। We have to prove triangle ABE. So आप देख सकते हैं triangle ABE and CFB. CFB. Now we have to prove these two triangles. That is similar. Similar करना है ना? अब लगाइए similarity. So now we can see here. अब क्या क्या ले सकते हैं? अब A सबसे बेस्ट टूल होता है, so we have to use it. ठीक है? अब ABE, तो आपका ये एंगल तो ऑलरेडी किसकी इक्वल होता है ना? Opposite angles of a parallelogram are always equal. So you can say that angle A is equal to angle C. Since AE is parallel to BC and this line is your transversal, so obviously this angle is equal to होना चाहिए। हाँ? वर्टिकली कहाँ बनेगा भैया? भैया ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक है। भैया हमारे स्विच ऑफ हो गए। चलिए। It is now clear to all of you. Now we are having two angles, so we can say that these two triangles are similar by AA corollary. ठीक है? आपने क्या लिया? One, that is angle A is equal to angle C, opposite angles of a parallelogram ABCD. Now since AE is parallel to BC, क्यों AE is parallel? Because AD and BC are the opposite sides. और ये parallel हो गए और आपने parallel line को extend किया तो given line भी क्या होगी? Parallel होगी. So AE is parallel to BC and B is your transversal, then obviously angle E is equal to angle B, that is alternate interior angle. So by using these two angles, we can say that these two triangles are similar. कर सकते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? किसी के ना समझ में आया हो प्लीज आप बोल दीजिए, क्योंकि अब सर के जाने का वक्त हो गया। हाँ? क्या हुआ?
कैसे खींच दो? सर वी कैन टेक वर्टिकली अपोजिट एंगल। नहीं अमर, आप बिल्कुल नहीं ले सकते वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप नहीं ले सकते क्योंकि आपका जो ट्रायंगल है वो ये ट्रायंगल है एंड आपको इस एंगल को प्रूव करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ अब ये कर दे अब इस एंगल के साथ आप इस एंगल को लाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बनता, फिर आप इसको कहीं से रिलेट कराते इसको, तो फिर वो चीजें हो जाती कि आप इस एंगल को फिर इसके साथ रिलेट कराइए, तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑब्वियसली आपको ये अब बचा हुआ इस ट्रायंगल का ये एक एंगल ये और इस ट्रायंगल का एक एंगल ये है। आप यहाँ पे अप्लाई कर दे, अब अप्लाई करिए बैठ के, वो आ जाएगा। चलिए ठीक है, सो आप इसको प्रूव कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत परेशानी? तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल है, वो भी दिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आदित्य सिंह अभी ज्वाइन किया। आदित्य सिंह कौन है? चलिए ठीक है, सो आज की ऑनलाइन क्लास अब यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री वाले सर अभी तक आए नहीं है, आई थिंक आज आए नहीं है। तुम तो यार सबको देख। चलिए ठीक है, फिर हम चलते हैं, फिर कल मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। यस पूरा पढ़ाना है, मना कहाँ किया आपको? वेलकम वेलकम वेलकम। संजीव सर का स्वागत करिए, है ना, गुड मॉर्निंग के साथ। ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस सेक्शन में हम लोग क्या क्या देखे थे? पीरियाडिक टेबल हम लोग पढ़ लिए थे। पीरियाडिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात कर रहे थे क्या? यू व्हाट डू वी मीन बाय पीरियाडिक प्रॉपर्टी? पीरियाडिक प्रॉपर्टी में कुछ वेरिएशंस देखेंगे हम लोग, कुछ वेरिएशंस देखेंगे, जैसे एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, कौन सा जेड इफेक्टिव है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट आएगा रेडियस के ऊपर ना। हाँ। बस हाँ वो कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियाडिक प्रॉपर्टी। पीरियाडिक प्रॉपर्टी, पीरियाडिक प्रॉपर्टी नहीं, नहीं क्यों तुम बेटा? हाँ, चपरासी हो, टीचर हो, दोनों नहीं हो ना? न टीचर बनने आते हो न चपरासी बनने आते हो। यहाँ तो आते हो डॉक्टर या इंजीनियर बनने ना, तो डॉक्टर इंजीनियर बोर्ड नहीं मिटाता है। ये काम किसका है? प्यून का या फिर टीचर का। तो ना आप प्यून हो, न प्यून बनना है और न टीचर बनना है। हाँ? टीचर तो बहुत बेवकूफ लड़का होगा वही बनना चाहेगा, ठीक है, जो बहुत थर्ड क्लास का लड़का होगा वही टीचर बनना चाहेगा, ठीक है। तो ये है, चलो, तो हम आपसे बात करना चाह रहे थे दोस्तों पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। पीरियाडिक प्रॉपर्टी वैसे तो है बहुत लेंथी कंसेप्ट, लेकिन आपके यहाँ बहुत थोड़ा सा है, तो हम उसी थोड़े से को ही बताएंगे या थोड़ा ज्यादा ही बता देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी, पीरियाडिक प्रॉपर्टी में कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है, एटॉमिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक प्रॉपर्टी, और कुछ प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी होती है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट प्रॉपर्टी which is defined, which can be defined by single atom, जो सिंगल एटम से डिफाइन हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जिस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हमें मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़े, बॉन्डेड स्टेट की बात जहां करनी पड़े, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एटॉमिक प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कई नाम है इसके बच्चों, तो आप लोग घबराइएगा ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी नाम है, शील्डिंग इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, या एक और नाम है यार स्क्रीनिंग इफेक्ट। सब चीजें सेम है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या तो शार्ट में ऐसे लिखा दिया जाता है जेट इफेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, सेम है। तो हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। जैसे हम आपसे बात करें बात सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब ऐसा कोई भी स्पीशीज, ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, प्लीज स्टैंड अप। न्यूट्रॉन इज वन, वन प्रोटॉन, वन इलेक्ट्रॉन एंड वन न्यूट्रॉन। तुम बताओ, हाँ, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, हाँ, वन न्यूट्रॉन, हाँ, तो जीरो बताएगा, हाँ, एक न्यूट्रॉन होता है ना भाई। कितने लोग एग्रीड हैं, एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, सब लोग एग्रीड हैं। पढ़ाना नहीं बता रहा है, इसीलिए टेंथ नहीं पढ़ाना। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। एक ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन है पूरे पीरियोडिक टेबल का जिसमें न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन होता क्या है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है, वन है, एटॉमिक नंबर कितना है, वन है, तो वन माइनस वन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, कहां से वन न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन इज सच एलिमेंट विच कंटेन्स नो एनी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन उसमें नहीं प्रेजेंट होता है। हाँ, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक 1H1, पहला आइसोटोप हाइड्रोजन का, इसको प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। दूसरे आइसोटोप को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। देयर आर थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। 1H1, 1H2 ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम। और 1H3 ये ट्राइटियम है, ट्राइटियम। ठीक है, हाँ, इसमें ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, लेकिन हाइड्रोजन की कोई बात अगर करेगा जिसको 1H1 बोलते हैं, देयर विल बी नो एनी न्यूट्रॉन। थोड़ा बहुत क्लियर, ठीक है। तो ये है, यही तो एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपीएससी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, यानी हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन which will be present inside the nucleus and electron will revolve around the nucleus, one proton, one neutron। अब क्या होगा, this nucleus will attract the electron towards itself by electrostatic force of attraction। प्रोटॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को, जो अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट करता है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज कुछ है थोड़ी, जो फोर्स लग रहा है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए जो लगने वाला फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज
न्यूक्लियर चार्ज। ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हुआ, बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब इसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए हमने बात किया सोडियम 11, सोडियम 11, ठीक है। तो सोडियम 11 के लिए हम अगर कितने कॉन्फ़िगरेशन आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, पहले में 2 होगा, दूसरे में कितना होगा, 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8 हुआ, पूरा सर्कल है, मैं पूरा सर्कल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल प्रोटॉन कितने होंगे, 11 प्रोटॉन वाले, अच्छा 1, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ लास्ट वाले में। अब 11 प्रोटॉन तो प्रेजेंट ही रहेंगे, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। हम आपसे ये कहते हैं कि दिस 11 प्रोटॉन विल अट्रैक्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज, उसी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन हम आपसे ये कहें कि आप इमेजिन करो इन इलेक्ट्रॉन्स को आप हटा दो, तो हटा नहीं पाओगे, एक इमेजिनेशन करो, इन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को आप हटा दो, तब ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, या इनर सेल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब ज्यादा अट्रैक्टिव, हटाने पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, इसलिए ज्यादा रहेगा कि ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को सील्ड करते हैं, न्यूक्लियस को स्क्रीन करते हैं, न्यूक्लियस के सामने ऑब्स्टेकल बन के खड़े रहते हैं कि तुम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ न अट्रैक्ट करो, मैं भी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, द नेट अट्रैक्टिव फोर्स, द नेट अट्रैक्टिव फोर्स बाय व्हिच न्यूक्लियस holds the outermost shell electron towards itself is called as effective nuclear charge। अभी लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मतलब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन सील्ड कर रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, कम, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, ठीक है, सुनीता मैडम बोला तब आएगा, ठीक है। ये जो है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं, इसको अपने जिस फोर्स से ये खींच रहा है वही फोर्स क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जब आ जा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, खींचने नहीं दे रहे हैं, न्यूक्लियस को आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने नहीं दे रहे, कह रहे थोड़ा कम खींचो, हम भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, रिपल्सन, तो रिपल्सन होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत क्लियर हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। अब जो जितना ज्यादा सील्ड करेगा, सबसे ज्यादा सील्ड कौन करेंगे, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहते हैं। तो अगर बहुत इलेक्ट्रॉन एस में घुसते हैं तो न्यूक्लियस को ज्यादा सील्ड करेंगे, पी वाले उतना अच्छे से सील्ड नहीं करेंगे, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रहते हैं। डी में 5 बक्से होते हैं तो वो और दूर रहता है, एफ में 7 बक्से होते हैं तो और दूर रहता है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से दूरी अगर ऑर्बिटल्स की बढ़ती जाएगी तो सील्डिंग कम होती जाएगी, और अगर सील्डिंग कम होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, नहीं, ठीक है। थोड़ा सा लेवल हाई जानना है तो जान ही लो, ठीक है। तो डी और एफ ऑर्बिटल में अगर इनर सेल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन घुस गए हैं तो वो सील्डिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाए, ठीक है। सबसे ज्यादा सील्डिंग एस वाले करेंगे, देन पी वाले, देन डी वाले, देन एफ वाले, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिएगा इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, सुन लीजिए इसको,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सिंगल एटम से डिफाइन किया जा रहा है, इसलिए एक ऐसी प्रॉपर्टी हुई एटॉमिक प्रॉपर्टी। क्या हुई? एटॉमिक प्रॉपर्टी। क्लियर? लिखिए पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन लिखिए, या शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या जेड इफेक्टिव, इसकी डेफिनेशन लिखिए। The net attractive force, the net attractive force, the net attractive force by which, the net attractive force by which nucleus holds, nucleus holds, nucleus holds the outermost electron, outermost electron, outermost electron towards itself, towards itself, towards itself, is called as, is called as effective nuclear charge, is called as effective nuclear charge itself। हाँ स्पेलिंग लिखें क्या? बहुत टुवर्ड्स के आगे बोल तो दिए इट्स, और तो कैपिटल में स्पेलिंग लिखे, कैपिटल लेटर। हाँ हाँ ये है, ये देखो ये इट, ये इट सेल, फिर से बोले। हाँ ठीक है, तो इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज एटॉमिक प्रॉपर्टी, जेड इफेक्टिव शॉर्ट में लिख दो, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इज एटॉमिक प्रॉपर्टी, जेड इफेक्टिव इज एटॉमिक प्रॉपर्टी since it can be defined, since it can be defined by, it can be defined by single atom, it can be defined by single atom, सिंगल एटम। इतना क्लियर हो गया सबका? अच्छा आगे ये भी लिख लीजिएगा, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलते ना रहो, वो बोलते हो तुम्हारा दिमाग पे, इसलिए एक अक्षर आता नहीं, कर रहे हो एक नुकसान प्रोजेक्ट। इनर सेल इलेक्ट्रॉन seals the nucleus, inner cell electron seals the nucleus, inner cell electron seals the nucleus, seals the nucleus, thereby the attractive force, thereby the attractive force decreases, thereby the attractive force decreases। ठीक है दोस्तों, ये है। अब देखिएगा अगर इनका वेरिएशन देखा जाए, अगर इनका वेरिएशन देखा जाए लेफ्ट टू राइट, यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम, क्या वेरिएशन होगा इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो हम बात करें वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्टिव, वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्टिव, पहला पॉइंट है एलॉन्ग पीरियड, एलॉन्ग पीरियड, पीरियड के एलॉन्ग क्या इनका वेरिएशन होगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, लिथियम है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन की बात अभी हम नहीं करेंगे, आप बाकी लोगों की बात करेंगे। ठीक है, लिथियम 2 1 होता है, बेरिलियम 2 2 होता है, बोरान 2 3 होता है, कार्बन 2 4 होता है, 5 होता है, ऑक्सीजन 2 6 होता है, क्लोरीन 2 7 होता है, और 2 8। इसका सबके समझ में आ रहा है? अच्छा अब
इसमें अगर हम लिथियम में बात करें तो प्रोटॉन कितने हैं? 3 प्रोटॉन हो गए ना यार, ठीक है। अब ये जो तीनों प्रोटॉन होंगे इस एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, सेल तो सेम है, सेल की संख्या सेम है, बस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। यहाँ 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, नहीं समझ में आया? अरे यार यहाँ 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यहाँ 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यहाँ 5 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं ना, यहाँ पे 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, एंड सो ऑन। क्योंकि सेल की संख्या तो सभी में क्या है, सेम है, सेल की दूरी न्यूक्लियस से नहीं बढ़ रही है, सेल की जो दूरी है वो सेम है सभी में, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है सभी में क्या है, सेम। हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, यानी Q1 और Q2 की वैल्यू बढ़ रही है। Q1 और Q2, ये प्रोटॉन क्या है, Q1, इलेक्ट्रॉन क्या है, Q2। Q1 क्या है, चार्ज, Q2 भी क्या है, चार्ज, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है F प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है, Q1 Q2 के। कूलम्ब फोर्स है, चार्ज के दो चार्ज अगर r डिस्टेंस पे रखे हुए हो तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू Q1 Q2 के बराबर होगी। तो अब Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ रही है तो फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो along the period the value of Z effective will increases, Z effective की वैल्यू along the period क्या होगी, बढ़ेगी। इतना सबके समझ में आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम है, ओनली प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेस, ठीक है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन द अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will increases as the attractive force will be directly proportional to the product of two charge Q1 and Q2. Q1 is charge on proton and Q2 is charge on electron. इतना सबका क्लियर? अब देखिएगा एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब, ये तो पढ़ाए होंगे, फिजिक्स वाले पढ़ाए होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 into 10 का माइनस में होगा, वो माइनस 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। फोर्स की वैल्यू, वैसे भी फोर्स क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, हाँ, वेक्टर स्केलर नहीं पढ़ाया गया है। फोर्स वेक्टर है कि स्केलर, बताओ। नहीं नहीं वही बताएं, हाँ स्केलर, सब वेक्टर बताए रहे हैं, तुम स्केलर बताए रहे हैं, हाँ? बाकी सब बाकी सब वेक्टर बाकी सब वेक्टर बता रहे हैं और तुम स्केलर बताए रहे, हाँ? फोर्स वेक्टर है, ठीक है। और वर्क, हाँ? फोर्स भी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क होता है। और दो दो जो है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर हो गया, होता भी है। चलो कोई बात नहीं। करंट का यार डायरेक्शन तो उसमें है, करंट में तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, हाँ? हाँ? करंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, करंट करंट की बात कर रहा हूं, ठीक है।
करंट वेक्टर है। हाँ? तो कुल मिला के गलत, सब लोग गलत। ठीक है, काहे स्केलर होगी, काहे डायरेक्शन नहीं होता यार, करंट में तो खूब कायदे से डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, उसमें तो खूब कायदे से डायरेक्शन है, दिख रहा है डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन तो सबसे अच्छे से दिख रहा है। वही तो एक ऐसी क्वांटिटी हमें दिख रही है जिसका डायरेक्शन खूब अच्छे से दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये क्या है, स्केलर है। क्यों स्केलर है? अरे यार डायरेक्शन तो हम आपको क्लियर कर दिए बेटा कि डायरेक्शन खूब कायदे से है, जैसा होना चाहिए वैसा डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड है ही है। 5 एम्पियर की करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रही है, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर। नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी है। देखिए साइंस है यार, रटो मत, ठीक है, मत रटो, सोशल साइंस रटने के लिए छोड़ो। सोशल साइंस तो रट ही रहे हो ना, औरंगजेब कब पैदा हुआ था, ठीक है, तो इसको काहे रटो, इसको तो समझो ना कि करंट में मैग्नीट्यूड भी खूब अच्छे से है, डायरेक्शन भी। अरे यार हम 5 एम्पियर करंट कहीं डाल रहे हैं, 5 एम्पियर करंट कहीं डाल रहे हैं तो 5 एम्पियर रहेगी ना, हम चाहेंगे तब बढ़ाएंगे ना, 10 एम्पियर बढ़ाएंगे, 50 एम्पियर बढ़ाएंगे, तो हमारे ऊपर है ना, हम चाहेंगे तो 5 एम्पियर फ्लो होगी, अपने आप थोड़ी करंट चेंज हो जाएगी। है? क्यों? हेलो, हाँ? मजाक ना करो, साइंस पढ़ रहे हो तो मजाक ना करो, ठीक है? हाँ, हाँ? नहीं, कुछ बता रहा है, ऐसे देख के बता रहा है। बताओ, हाँ बोलो। गूगल से गूगल है। चलो ठीक है, गूगल इतना ही बताया, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए आप लोग इसको जो है नॉर्मली समझिए, जैसे साइंस को समझा जाता है वैसे समझते हैं। मान लीजिए करंट, हम डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर इसलिए बोलते हैं कि उसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे यार हमें जाना है सिविल लाइन, ठीक है, हमें जाना है सिविल लाइन, हम नए पुल से न होकर के पुराने पुल से जाएंगे, हमने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, ज्यादा किलोमीटर हमें कवर करना पड़ेगा ना, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अरे यार डायरेक्शन हमने चेंज किया तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन आप मान लीजिए कहीं पे किसी केबल से, किसी वायर से 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, उसका डायरेक्शन चाहे जितना चेंज कर दो, खूब मोड़ तोड़ दो, खूब मोड़ ओढ़ दो, ऐसे ऐसे मोड़ दो, तो जो इनपुट करंट आप दिए रहेंगे वही आउटपुट करंट आपको मिलेगा। मतलब डायरेक्शन चाहे उसका जितना चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर से या 10 एम्पियर से 9 एम्पियर या 12 एम्पियर नहीं होगा। लेकिन बाकी के वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, आप डायरेक्शन चेंज करते हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। फोर्स का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, 10 यूनिट लगना होगा फोर्स, वहां 12 लगने लगेगा या 8 यूनिट लगने लगेगा। नहीं समझ में आ रहा? हेलो, कौन बोल रहा था बे? गूगल से, गूगल से कौन बोल रहा था? हाँ? हेलो, हाँ, चलो चलो, हाँ चलो, ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये जो है डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तभी वो वेक्टर है। यहाँ तो डायरेक्शन चाहे जितना चेंज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। हाँ, एडवांस क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो गूगल में देख के बता रहा था कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के दो लॉ है, एक ट्रायंगल लॉ है, एक पैरेललोग्राम लॉ है। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को भी ये फॉलो नहीं करता है।
जो एल्जेब्रिक सम वो बोल रहा था ना, तो वही है कि करंट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम। ठीक है, तो फिलहाल उसको आप लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो ये कॉमन लैंग्वेज में समझ गए ना कि कैसे है कि करंट स्केलर क्यों है। डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग सीख गए कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। वेरिएशन हमारे समझ में आ गया। अब अगर मैं टॉप टू बॉटम चलता हूं एलॉन्ग द ग्रुप, टॉप टू बॉटम देखिएगा, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये इतने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जब ऊपर से नीचे आप लोग चल रहे हो तो आप लोग ये देख रहे हो बच्चों कि नंबर ऑफ सेल बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता जा रहा है। यहाँ 2 1 है, यहाँ क्या है 2 8 1, यहाँ क्या है 2 8 8 1। अब ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, लास्ट में सभी के 1 ही रहेगा, एक एक सेल सभी बढ़, यहाँ 3 सेल है, यहाँ 4 सेल हो गई, यहाँ 5 सेल हो जाएगी, यहाँ 6 हो जाएगी, यहाँ 7 सेल हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, अब अगर हम इसमें जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव मतलब होगा क्या, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जिस अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अब इनर सेल की संख्या बढ़ती जा रही है, ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो इनर सेल की नंबर बढ़ती जा रही है। अब इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन घुस रहे हैं बेटा, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन डी या एफ में घुसते जाएंगे। तो वैसे तो होना ये चाहिए था, वैसे तो होना ये चाहिए था कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस मतलब सुनो, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है बेटा, अगर दूरी बढ़ रही है तो उतना अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होना चाहिए, कम होते चला जाना चाहिए। नॉर्मल रूल से क्या है, कम होते चला जाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो बढ़ रही है। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी अगर बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, तो अट्रैक्टिव फोर्स विल डिक्रीज। होना तो यही चाहिए, हमको लोग को यही समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब ऊपर से नीचे बढ़ रहे हो तो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो डी या एफ ऑर्बिटल की वजह से बढ़ रही है। डी और एफ में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन घुस रहे हैं, और डी और एफ के जो ऑर्बिटल्स हैं, डी और एफ के ऑर्बिटल्स जो है ये पुअर सील्डिंग करते हैं, अच्छे से सील्ड न्यूक्लियस को नहीं कर पाते। जब अच्छे से सील्ड नहीं कर पाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स हल्का सा बढ़ना चाहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स हल्का सा बढ़ना चाहेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। तो कुल मिला के दोनों फैक्टर को कंबाइन जब करेंगे, इनर सेल के डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को, दोनों को जब मैं कंपाइल करूंगा तो ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप, जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं समझ में आ रहा, जेड इफेक्टिव रिमेन्स नियरली सेम। थोड़ा बहुत अंतर शुरुआत में हो सकता है, लेकिन बाद में क्या है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन सब डी और एफ में घुस रहे हैं, इसलिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू नियरली सेम होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हेलो गूगल स्टूडेंट्स, गूगल स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गूगल में नहीं मिलेगा है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा, फिर से जान लीजिए, फिर से ये है कि अगर हम आपसे बात करें बच्चों, अगर हम आपसे बात करें कि ऊपर से नीचे जब चल रहे हैं तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। तो डिस्टेंस बेटा अगर बढ़ रही है तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स कम इसलिए नहीं होता है, अट्रैक्टिव फोर्स कम इसलिए नहीं होता है कि जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऊपर से नीचे चलने पे, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डी और एफ ऑर्बिटल में घुस रहे हैं। तो डी और एफ ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन घुस रहे हैं, हमने पहले भी आपको बताया कि डी और एफ ऑर्बिटल न्यूक्लियस को अच्छे से सील्ड नहीं कर पाते हैं,
तो अगर न्यूक्लियस को अच्छे से सील्ड नहीं कर पाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ना चाहेगा, यानी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आना चाहेगा, लेकिन उतना पास आ नहीं पाएगा क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है। तो दोनों फैक्टर को जब मैं कंपाइल करूंगा तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जेड इफेक्टिव विल नियरली सेम एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ठीक है, लिखा जाए। शील्ड का मतलब यार न्यूक्लियस को ये आके ढक दे कह रहे हैं, तुम आउटर मोस्ट के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो, मैं ये शील्डिंग एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भयंकर करते हैं, पी ऑर्बिटल के थोड़ा सा कम करते हैं, डी वाले और कम करते हैं, एफ वाले बहुत कम करते हैं। जो जितने ज्यादा शील्ड करेगा अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही कम करेगा। ठीक है, बस कॉम्प्लिकेटेड है, 11th 12th के बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए तुमको हम समझा नहीं पाते हैं कि यहाँ कुछ पढ़े नहीं रहते हैं। ठीक है, यही वही पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन होता है, करंट वेक्टर होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको लिखिया जाए वेरिएशन ऑफ जेट इफेक्टिव में। पहले लिखेगा बच्चों along the period as we move from left to right, as we move from left to right, as we move from left to right along the period, the value of z effective increases. Since the number of cell remains same, ठीक है, हो जाएगा। thereby attractive force increases, बात करते हैं along the group, as we move from top to bottom, in the group, the number of cell increases, but shielding will decreases due to presence of inner cell, D and F electron, consequently Z effective remains nearly same, लिखिएगा remains nearly same। ठीक है, एक्सेप्शंस भी हैं लेकिन एक्सेप्शन आगे पढ़िएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़े, ये एटॉमिक प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज की। आपकी किताब में एटॉमिक साइज लिखा होगा, ठीक है, एटॉमिक साइज थोड़ा सा लिख के आगे बढ़ गए होंगे, अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, एटॉमिक साइज होती क्या है, एटॉमिक रेडियाई होती क्या है।
एटॉमिक रेडियस मिल जाएगी तो एटॉमिक साइज मिल जाएगी, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें किसी भी एटम की रेडियस क्या होगी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, एटॉमिक रेडियस। यही होनी भी चाहिए, यही होती भी, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। पहला कारण तो ये है, इस डिस्टेंस को क्यों नहीं आप मेजर कर सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि द साइज ऑफ एटम इज टू मच स्मॉल। एटम की साइज क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, मतलब कि 10⁻⁸ सेंटीमीटर का एटम होता है, दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज। इतने छोटे एटम की वो भी रेडियाई निकालना काफी टफ। मान लीजिए आजकल टेक्निक्स बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं, वो डिस्टेंस निकालना अब आज के डेट में तो पॉसिबल हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, ये जो एटम हम आपको बार बार बनाते हैं, न्यूक्लियस है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बताया जाता है कि ये जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन अ डेफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट, but it is not possible for any electron to revolve around the nucleus in a definite circular orbit। बोर की थ्योरी फेल हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करना क्या हो जा रहा है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, जो कि बहुत कम मास है। इतने कम मास का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो आप लोग अभी जो फिजिक्स पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स में आप जो मोशन की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब कि दैट ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आइज। बस के मोशन की बात करते हैं, ट्रेन के मोशन की बात करते हैं, बॉल के मोशन की बात करते हैं, पत्थर के मोशन की बात करते हैं, जिसको आप लोग देख पाते हो। जैसे हमने पत्थर यहाँ से यहाँ फेंका तो पत्थर यहाँ से वहां तक गया, तो एक लाइन बनाते हुए अपना गया, उसमें बेटा थोड़ा बहुत वाइब्रेटरी मोशन यानी वेव मोशन भी होगा, लेकिन उस वेव मोशन को हम लोग कंसीडर नहीं करते। क्यों, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। इसको एक ऐसे समझिए आप, जैसे आपको बस चलाना है या बस चलाना है, कोई बस चला रहा है ड्राइवर, और बस वाले से कहिए कि ऐसा करो तुम वेव बनाते हुए बस चलाओ, उसके लिए थोड़ा टफ होगा, ठीक है। बना लेगा, ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे करके बना लेगा, लेकिन बहुत टफली बना पाएगा। फिर उससे कहो अच्छा कार चलाओ और कार से वेव बनाओ, तो बस की अपेक्षा आसानी से वेव बनाता हुआ चलेगा। वेव ऐसे ही चलती है ना, वेव मोशन तो पढ़ाया गया होगा, ठीक है, क्राफ्ट ये सब तो बताया गया होगा, ठीक है। अच्छा, कार से बना लेगा, थोड़ा बस से आसानी से बना लेगा। कार से उतारो उसको, बाइक पे बैठाओ, बाइक से और अच्छे से बना लेगा, बाइक से तो आप बना लोगे, ठीक है, ठीक है, तो बाइक से बन जाएगा। यही साइकिल ले लोगे तो वेव और अच्छे से बन जाएगा। मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, मास आप कम करते जाओ, वेव नेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ तो हम कैसे आदमी के, कैसे इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात कर रहे हैं जिसका मास इतना कम है। मान लीजिए, इमेजिन करिए, वैसे ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन इमेजिन करिए कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं अपने हाथ में, जो कि नहीं ले सकता कभी। एक इलेक्ट्रॉन को मैं अपने हाथ में ले लूं और उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंकूं, वो स्ट्रेट लाइन बेटा कभी चल ही नहीं सकता, वो ऐसे ऐसे करके चलेगा, लहराता हुआ चलेगा। समझ में आ रहा है नहीं, वो जब भी ऐसे चलेगा तो लहराता हुआ ऐसे चलेगा, वेव बनाता हुआ चलेगा, ठीक है। जिगजैग मोशन कह सकते हैं या वेव मोशन कहेंगे, हम तो वेव मोशन कहेंगे, ठीक है। वेव मोशन करता हुआ वो चलेगा, ठीक है। तो वो ऑर्बिट रह कहां, वो तो वेव बना रही है यार, ये ऐसे ऐसे, ये सर्कल कहां है, ऑर्बिट कहां है, वो रहने ही नहीं करती है। सेल रहता है, सेल के अंदर सब सेल रहता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल रहता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं सब। यहाँ तो भी बता दिया जाता है एक सेल है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं, सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब फिलहाल आप इतना ना डिटेल में जाइए, इतना जरूर जान जाइए कि इलेक्ट्रॉन इस तरह का मोशन तो कभी नहीं कर सकता, जैसा आपको बताया जाता है इस तरह का मोशन कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मास बहुत कम है, वो लहराता हुआ इस तरह से। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है।
ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर हमें इस डिस्टेंस को निकालना है तो कभी ये यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, तो निकालो। एक्चुअल डिस्टेंस तो कभी निकलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक्चुअल डिस्टेंस आप कभी नहीं निकाल सकते हो, जो थ्योरेटिकली बात करी जा रही है एटॉमिक रेडियस, लेकिन निकालना तो है ही, किसी भी तरह से निकालेंगे। ये भी हम लोग सीख गए हैं कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कभी नहीं रहता, ये कंबाइंड स्टेट में रहता है। हाइड्रोजन कभी H के फॉर्म में नहीं रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? H2 के फॉर्म में। तो H2 जब बनेगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम क्या हो जाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे, कंबाइन होंगे। शायद आप लोग को पढ़ाया गया होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना। तो लेकिन जब दोनों लोग बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। जैसे एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, दोनों लोग आपस में मिले, ये देखो ऐसे मिल गए, ये इनका न्यूक्लियस है, ये इनका। जब H2 बन गए, H2 बन गए तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? फिक्स हो गई। अब न्यूक्लियस अभी चाहे जितना लहराते रहे इनके इलेक्ट्रॉन और ये सब लहराते रहे, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गई? फिक्स हो गई। इस डिस्टेंस को मेजर करें, डिवाइडेड बाई 2 करें, वही क्या होगी? एटॉमिक रेडियस। इस रेडियस को वैसे कोवेलेंट रेडियस क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस। मान लीजिए मेटल कहीं रखा हुआ है, आयरन कहीं रखा हुआ है, आयरन कहीं रखा हुआ है, तो आयरन का एक एटम तो रहेगा नहीं, पता नहीं कितने एटम रहेंगे। एक आयरन का एटम दूसरे आयरन के एटम को जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड। अब जब बॉन्ड बना लिया दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? फिक्स हो गई। एक एटम से टच करेगा, यहाँ ओवरलैप नहीं होता है, यहाँ क्या होता है? टचिंग होता है। ठीक है, तो टच करेगा, तो अब ये न्यूक्लियस की डिस्टेंस क्या हो गई? फिक्स हो गई। अपॉन 2 कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? रेडियाई। हाइड्रोजन कैसे मिलेगा सर? हाइड्रोजन का कैसे डिवाइड बाय 2 करेंगे? बीच में नहीं, तो वो रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई। कौन सी रेडियाई है? कोवेलेंट रेडियाई, उसी को एटॉमिक रेडियाई मानते हैं। एटॉमिक रेडियाई तो एक्चुअली निकाल ही नहीं पाएंगे ना, ठीक है। हाँ, इसकी मिल जा रही है, मेटेलिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई बराबर हो। हाँ, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, मेटेलिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग नहीं होती। मेटेलिक बॉन्ड अभी पढ़े ही नहीं है ना, ठीक है, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, कोवेलेंट में ओवरलैपिंग होती है। ये कोवेलेंट रेडियाई है। द वैल्यू ऑफ मेटेलिक रेडियाई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। तो समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब हम एटॉमिक रेडियाई यही बताएंगे, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। एक लाइन की डेफिनेशन यही है कि एटॉमिक रेडियाई इज नथिंग, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक रेडियाई। टाइम ओवर हो गया। ओके, दैट्स ऑल। अच्छा लगाने से क्या फायदा होता बोर्ड आता है ना। है? तो बोर्ड तो हम नीचे से लगाते तो भी आ जाते हैं। और मैं पूरा नहीं आ पाता ना। ये रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग सही है। साथ में लेंगे ना। हम आपके क्लास गुड मॉर्निंग सर। देख कुछ कोई नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है। सब रिकॉर्डिंग ऑनलाइन।